बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। हमारे साथ आज राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता शारिका पासवान मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल कि आज स्टाफ सिलेक्शन कमेटी जो है बिहार की, उसको लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है कि 13,000 से ज़्यादा जो परीक्षार्थी थे उन्हें दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी। तो इस मामले को आप किस तरह देख रही हैं? देखिए, दुर्भाग्य है पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, या यूँ कहूँ मैं कि वर्तमान सरकार के मौजूदा जो अभी हालत है, इसमें प्रतिदिन सड़कों पे कोई ना कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो एसएससी के छात्र हो या बीएससी के छात्र हों, या डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, या कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र से निकाल के देख लीजिए, कहीं ना कहीं लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि एक पर्टिकुलर छात्रों के साथ ये भावना देखने में। ये सरकार जो है बहुत दुर्भावना से ग्रसित है। वो बेरोजगारी जो मिटाने की बात किया करते, जो लोग कहते थे 19 लाख नौकरियां देंगे, आज तो 15 लाख से अधिक नौकरियां छीन ली गई इस कोविड काल के दौरान। और जिन परीक्षार्थियों जो कि रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे थे, उनके साथ भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि उनको मेरिट लिस्ट से बाहर रखा गया है। अब अगर वो मांग को लेकर के सड़क पर उतरे हैं तो उन पर लाठियाँ चार्ज की गई हैं। और अब तो ये भी सुनने को आया है कि री एग्ज़ाम्स भी किया जा रहा है, रीशेड्यूल भी किया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लेकर के बिहार के जो युवा हैं, खास करके वो जो अपने सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे थे, और इस कारण से उन्होंने भाई फॉर्म भरने की प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, परीक्षाएं देते हैं, परीक्षाओं के बाद अपने रिजल्ट का इंतजार करते हैं, और उसके बाद जब इस तरह की चीज़ें सामने आती है तो आप समझ सकते हैं उनका मनोबल टूटता है। और जब मनोबल टूटता है तो कहीं ना कहीं एक अराजकता माहौल फैलता है। और वर्तमान सरकार जो है वो युवाओं का मनोबल तोड़ने और बिहार प्रदेश में अराजकता फैलाने वाली सरकार है। उन्हें कोई मतलब नहीं है बिहार के बेरोजगारों के भविष्य से, युवकों के भविष्य के, महिलाओं के भविष्य से। और यही कारण है कि बार बार ऐसी घटनाएं बिहार में हमें देखने को मिल रही हैं। मैम, आपने बेरोज़गारी की बात की, तो जब भी हम जेडीयू के प्रवक्ता से इस पर बात करते हैं तो वो अक्सर लालू यादव के वक्त में हमें धकेल देते हैं कि साहब उस वक्त देखें कि उस वक्त बेरोज़गारी का चरम कितना था, अभी जब आप आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा विकास मिलेगा उस वक्त से। उससे हमें समझ में नहीं आता, पिछले 15 सालों से जिनकी सरकार है, क्या आपको 15 साल का वक्त कम पड़ गया बिहार का विकास करने के लिए, बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए, या उन तमाम वादों को, जिन वादों को लेकर के आप, उन एजेंडों को लेकर के बिहार की जनता के बीच में जाते थे आप चुनाव के टाइम में, तो क्या आपको 15 साल का कार्यकाल कम पड़ गया, जो आपको बार बार अपनी उपलब्धियां ना गिनाने के बजाय आप पिछले 15 साल में लोगों को धकेल के ले जा रहे हैं? ये हमने देखा है, इस चुनाव में हमने देखा है कि किस तरीके से वर्तमान सरकार के पास एक भी अहम एजेंडा नहीं था जो जा करके लोगों के बीच में वो रखते। शिक्षा के नाम पे उन्होंने नहीं लिया वोट, उन्होंने सुरक्षा के नाम पे वोट नहीं लिया, उन्होंने रोजगार के नाम पे वोट नहीं लिया। हमारा राष्ट्रीय जनता दल जो है, वो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी अहम एजेंडे जो बिहार की जनता से जुड़े हुए मामले थे उनको लेकर के लोगों के बीच में गए, और उसी मुद्दे के रिवर्स गूगल इन्होंने किया था, गुगली मारा था इन्होंने कि 10 लाख नौकरियों के बदले में कहते थे 19 लाख नौकरियां देंगे। आज 19 लाख नौकरियां तो छोड़ दीजिए, आज तो लोग नौकरियों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पे। आज उन प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज की जा रही है, उनको बैड एलिमेंट बताया जा रहा है, उनको ये तक कहा जा रहा है धमकी कि अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्टेड वाले लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ना आप भविष्य में कोई सरकारी ठेके ले पाएंगे, ना नौकरियां ले पाएंगे। तो आप बताइए, क्या हम लोग अंग्रेजों के गुलाम देश में रह रहे हैं, क्या हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं? भारत की आज़ादी भी हमें तमाम तरह के आंदोलनों के द्वारा प्राप्त हुआ, और आज उसी स्वतंत्र भारत में जहां संविधान हमें ये अधिकार देता है कि लोकतंत्र में आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, वहां पे प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज, पत्थर मारे जा रहे हैं। हम तो भुक्तभागी हैं, किस तरीके से हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज करवाया गया था। ये सरकार क्या कहेगी? ये सरकार जो है ये थकी हुई, हारी हुई, सत्ता के लोभी, सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं। इनके लिए कुर्सी ब्रह्म है, उसके अलावा ये कुछ नहीं सोच सकते हैं। कन्हैया कुमार का कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। राहुल गांधी से 2 बार मीटिंग भी हुई है प्रशांत किशोर की मौजूदगी में। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रही हैं? अगर कन्हैया कुमार सीपीआई को छोड़ के फिर अगर कांग्रेस में आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस इससे पीछे जाती दिख रही है, या फिर ये इसकी नैया पार लगाती दिख रही है? देखिए, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं, वो चाहें तो जिस भी पार्टी के साथ जाके जुड़े, ये उनका उस पार्टी के प्रति, उस विचारधारा के प्रति अपना विश्वास होता है, और इसी तहत लोग कई बार इस पार्टी से उस पार्टी में जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस और कन्हैया कुमार जी का
एक पर्सनल डिसीज़न है, उसमें मेरा बोलना कहीं से भी ये नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी के जाने से ना कोई कमज़ोर होता है। पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है जो पार्टी की मजबूत रीढ़ की हड्डी होती है, और राष्ट्रीय जनता दल की जो विचारधारा है उसको बिहार के जन जन लोगों की दिलों तक राज करने वाली विचारधारा है। लालू प्रसाद यादव जी को प्यार करने वाले, तेजस्वी यादव जी को प्यार करने वाले, सराहने वाले लोग आज आपको बिहार के हर कोने में मिल जाएंगे, और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल आज नंबर 1 की पार्टी है। तो मुझे लगता है ये हर एक पार्टी का और हर एक व्यक्ति की अपना विशेष अधिकार होता है, वो चाहे तो जिस पार्टी में जाएं, उनकी स्वेच्छा होती है। अच्छा मैम, एक सवाल ये कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की जो नज़दीकियाँ अभी देखी जा रही हैं, उसी बीच में दिल्ली में एक वाक़या होता है जहाँ पे चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज पे एक रेप का चार्ज लगता है और उसमें चिराग पासवान का भी नाम बताया जा रहा है। तो क्या हम आगे ये देख सकते हैं कि अगर इस मामले को लेकर आरजेडी चिराग से किनारा कर रहा है, या फिर अभी जिस तरह से नज़दीकियाँ दिख रही हैं उसी तरह की नज़दीकियाँ हम आगे भी देख सकते हैं? देखिए, इस बात को पहले ही हमारे शीर्ष नेतृत्व और माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा क्लियर किया गया था। जिस तरह की अभी मीटिंग्स हुई दोनों के बीच में, वो विशुद्ध रूप से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बरखी का कार्यक्रम था, उसको लेकर के दोनों का मिलना हुआ। और रही बात किनारा और अलग करने की बात है, ये बहुत पुराना संबंध है, वो पारिवारिक संबंध है, उसको राजनीति पृष्ठभूमि पे ला करके देखना और बात करना मुझे लगता है गलत हो जाएगा। और रही बात प्रिंस राज की, तो वो एक कानून की प्रक्रिया है, चूँकि अब वो कानून और थाने मतलब संभाला जा रहा है, उसके जुडिशियल में है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा वहाँ पे अभी बोलना उचित है। कोर्ट और कानून को अपना काम करने दिया जाए। अगर आरोपी पे दोष सिद्ध होता है, जैसा पीड़िता बता रही थी कि बलात्कार और अन्य तरह की वीडियोस क्लिपिंग बना करके ब्लैकमेलिंग की आरोप वो लगा रही थी, अगर ये तमाम आरोप उन पे सिद्ध होता है, चूँकि वो एक सांसद है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि अगर सिद्ध हो जाते हैं इस तरह की बात, तो उन्हें अविलंब उन्हें सज़ा होनी चाहिए। और इसके पक्षधर मुझे लगता है कि हर कोई होगा, ताकि दोबारा समाज में ऐसी कोई बेशर्मी वाली हरकत कृत्य करने की कोई दोबारा कोशिश ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी, हमें वक्त देने के लिए। और इसी तरह के तमाम पॉलिटिकल खबरें देखने के लिए देखते रहें सुदामा न्यूज़। मेरा नाम सूरज कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया।